नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है वाह नवाब वाह के 10वें एपिसोड में। दोस्तों, लखनऊ तहजीब के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। तहजीब दो शब्दों से मिलकर बना है, तह और जीब। तह शब्द फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बिलो यानी नीचे, और जीब शब्द संस्कृत भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है जुबान। तो आपकी जुबान की तह में यानी कि आपकी जीभ के नीचे आपकी तहजीब होती है। इसका मतलब है कि हम क्या बोलते हैं, किस तरह से दूसरों से पेश आते हैं, ये हमारी तहजीब को दर्शाता है। चलिए अब अवध के नवाबों के इतिहास और उनके किस्से की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अवध के चौथे नवाब आसफ-उद-दौला के जीवन की कुछ और रोचक बातें। नवाब आसफ-उद-दौला को बाग और भवन बनवाने का बड़ा शौक था। उनके शौक ने लखनऊ में कई मोहल्ले, बाग और भवन बनवाए। आपको बताऊं कि नवाब आसफ-उद-दौला के समय में लखनऊ की ऐसी रौनक थी, अरे ऐसी चमक दमक थी कि हिंदुस्तान भर में जितने बड़े बड़े शहर थे सबको इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा था। और तो और लखनऊ की चमक दमक को देखकर इसे हिंदुस्तान का बाबुल कहा जाने लगा। बड़ा इमामबाड़ा, बड़ी मस्जिद, ऐशबाग, चार बाग, रूमी दरवाजा, शीश महल, कुछ भवन और बाग हैं जो नवाब आसफ-उद-दौला ने लखनऊ में बनवाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नवाब आसफ-उद-दौला जब अवध के चौथे नवाब बने, उससे कुछ समय बाद ही नवाब साहब फैजाबाद छोड़कर लखनऊ आ गए और लखनऊ को ही अवध की राजधानी घोषित किया। कहा जाता है कि नवाब आसफ-उद-दौला के व्यक्तित्व और दानवीरता का ऐसा असर था कि कारोबारी अपना कारोबार शुरू करने से पहले या आसफ-उद-दौला या आसफ-उद-दौला वली कहा करते थे ताकि उनके रोजगार में बरकत हो। दोस्तों, कहा जाता है कि नवाब आसफ-उद-दौला अपने साथियों के साथ घोड़े पे बैठकर अपने शीश महल से गोमती नदी के किनारे घूमने जाया करते थे। तो हुआ यूं कि एक बार नवाब आसफ-उद-दौला अपने घोड़े, जिसका नाम सिकंदर था, उस पर बैठकर अपने साथियों के साथ सैर का आनंद ले रहे थे। तभी दुर्भाग्यवश एक तंदुरुस्त सा मोटा सा चूहा उनके घोड़े सिकंदर के पैर के नीचे आ गया और दबकर मर गया। चूहे को इस तरह से मरा देखकर नवाब साहब घोड़े से उतर गए और उसकी लाश को देखकर अफसोस करने लगे। तो जनाब, नवाब आसफ-उद-दौला को अपने घोड़े से उतरता हुआ देखकर बाकी साथी भी अपने अपने घोड़ों से उतर गए और कुछ चाटुकार बड़े अदब से बोले, गरीब परवर, ये चूहा कोई मामूली चूहा नहीं है। अरे ये चूहा बड़ा खुशनसीब है जो आपके घोड़े के पैर के नीचे दबकर शहीद हो गया। इसकी शहादत बेकार ना जाए तो क्यों ना इसकी एक मजार बनवाई जाए और इस खुशनसीब चूहे की याद में एक बाग लगवाया जाए, जिससे इस चूहे की आत्मा को शांति मिलेगी और आपको शोहरत। तो फिर क्या था, नवाब साहब ने उन्हें ऐसा करने का आदेश जारी कर दिया और उस मुए मूस यानी चूहे की याद में एक बाग बनवाया गया, जिसे लोग मूसा बाग कहकर पुकारने लगे। तो जनाब, ये कहानी थी मूसा बाग के बनने की। वैसे अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार मोसियो मार्टिन नाम का एक शख्स भारत आया था जिसने इस बाग का नक्शा बनाया था, जिसकी वजह से इसका नाम मोसियो बाग या मूसा बाग कहा जाने लगा। ये मूसा बाग आज भी आप लखनऊ में देख सकते हैं। और आपको बताऊं कि नवाब आसफ-उद-दौला ने इस तरह के 32 बाग अपने समय में लगवाए थे। एक बार की बात है कि नवाब आसफ-उद-दौला अपने ऐश बाग में टहल रहे थे। तभी एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 14 साल की रही होगी, उनके सामने आया, जिसके हाथ में एक पिंजरा था। उस पिंजरे में 2 कबूतर थे। नवाब ने उससे वहां उसके आने का कारण पूछा तो उस लड़के ने उनके सामने वो पिंजरा कर दिया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। नवाब ने पूछा कि क्या चाहते हो। नवाब को लगा कि शायद ये लड़का जो है पिंजरा में जो कबूतर हैं उनको बेचना चाह रहा है। नवाब साहब ने अपने नौकर से कहा कि इसे 1 रुपए दे दो और वो पिंजरा खरीद लो। जब वो नौकर उस लड़के को 1 रुपए देने लगा तो उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हुजूर, मैं कोई चिड़ी मार नहीं हूँ। मेरे पिताजी दरअसल 1 महीना पहले गुजर गए। परिवार पे मुसीबत आ गई और हमारे पास कुछ भी बचा नहीं। पिछले 2 दिनों से हमारे पूरे परिवार ने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए हमने सोचा
कि अपने इन पालतू कबूतरों को बेचकर अपने परिवार के लिए कुछ खाने का इंतजाम करूं, इसलिए आपके पास आया। नवाब आसिफुद्दौला ने जैसे ही उस लड़की की ये बात सुनी, अरे उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उसे उसी वक्त 100 चांदी के सिक्के दिलवा दिए। लड़का बड़ा खुश होकर चांदी के सिक्कों की पोटली लिए जैसे ही वहां से जा रहा था, तो उस बाग के सिक्योरिटी गार्ड ने बड़े हंसते हुए व्यंग पूर्वक कहा कि बड़े नसीब वाले हो, 2 टके के माल के इतने चांदी के सिक्के ऐंठ लिए। नवाब साहब ने बात सुन ली और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और उसके कान में ऐंठते हुए बोले, क्या हम नहीं जानते कि माल 2 टके का है, लेकिन तुम हमारे और उसके बीच आने वाले कौन होते हो, हैं? वाह नवाब आसिफुद्दौला, वाह। दोस्तों, सन 1797 में नवाब आसिफुद्दौला के शासनकाल के दौरान एक अमीर फ्रांसीसी व्यापारी लखनऊ आया जिसका नाम क्लॉड मार्टिन था और उसने एक आलीशान कोठी का नक्शा नवाब को दिखाया। नवाब को वो नक्शा बहुत पसंद आ गया और उन्होंने उस भवन को बनवाने का निश्चय कर लिया और उसका मूल्य 10 लाख अशर्फियां देने को तैयार भी हो गए। लेकिन बैनामा होने से पहले नवाब की मौत हो गई और इमारत बनने से पहले क्लॉड मार्टिन भी मर गए। क्लॉड मार्टिन के मरने के बाद वो इमारत वहां पर बनी जिसका नाम मार्टिन साहब ने कॉन्स्टेंशिया रखा था। आम लोग उसे मार्किन साहब की कोठी कहा करते थे। मार्टिन साहब वहीं दफन हुए और उनकी वसीयत के अनुसार सन 1840 में वहां एक विद्यालय स्थापित हुआ जिसका नाम लामार्टिनियर कॉलेज रखा गया। आपको बताऊं कि लामार्टिनियर बॉयज और लामार्टिनियर गर्ल्स का नाम आज भी लखनऊ के बेहतरीन विद्यालयों में शुमार है। दोस्तों, चलिए आपको बताता हूं कि नवाब आसिफुद्दौला की मौत कैसे हुई। तो हुआ यूं कि सन 1797 में अंग्रेज़ों के गवर्नर जनरल सर जॉन शोर ने नवाब आसिफुद्दौला पे ये दबाव डाला कि 5.5 लाख रुपए के वार्षिक खर्च पर अंग्रेज़ों की सेना को अपने यहाँ रखें, जिसे नवाब आसिफुद्दौला और उनके वजीर झाऊलाल ने साफ मना कर दिया। अरे हम कोई सेना वेना नहीं रखेंगे। आपको बताऊं कि वजीर झाऊलाल नवाब के बड़े खास थे। तो दोस्तों, नवाब आसिफुद्दौला ने अंग्रेज़ों की सेना को अपने यहाँ रखने से मना कर दिया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को बड़ा झटका लगा। उन्हें लगा कि अपने वजीर झाऊलाल के कहने पर नवाब ने हमारी सेना को अपने यहाँ नहीं रखा, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने झाऊलाल को ये कहकर गिरफ्तार कर लिया कि वजीर जो है अन्य राजाओं के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को अवध से बाहर निकालने की साजिश कर रहा है। और झाऊलाल की गिरफ्तारी के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी सेना को अवध में रखने की मांग भी नवाब आसिफुद्दौला से मंजूर करवा ली, जिसकी वजह से उस सेना का लगभग 5.5 लाख रुपए का सालाना खर्चा नवाब को अपनी जेब से देना पड़ता था। अपने परम प्रिय वजीर झाऊलाल की गिरफ्तारी से और अंग्रेज जो अन्यायपूर्ण और क्रूर व्यवहार करते थे, उससे नवाब आसिफुद्दौला हर समय परेशान रहने लगे और नवाब आसिफुद्दौला को अपने वजीर के बिना अपना जीवन और दरबार वीरान लगने लगा। हर समय दुखी रहने लगे। एक दिन नवाब साहब ने अपने हकीम सादिक खां को अपने पास बुलाया और बातों ही बातों में पूछा कि वो कौन सा ऐसा मर्ज है जिसका इलाज आपके पास नहीं है और वो कैसे पैदा किया जा सकता है। तो सवाल था कि कौन सा ऐसा मर्ज है जिसका इलाज आपके पास नहीं है। हकीम ने कहा, हुजूर, पेट भर खाना और तबीयत से नहाना। यानी अगर कोई इंसान जमकर खाना खाए और उसके बाद जमकर नहा ले तो उसे ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसका इलाज किसी के पास नहीं है। ये मौत का एकदम पक्का नुस्खा है। मौत का एकदम पक्का नुस्खा। तो नवाब साहब ने मरने की एकदम ठान ली। तो उसके लिए वो क्या करते थे कि जब भी वो खाना खाते थे उसके बाद हर दिन चुपचाप जाकर गोमती में घंटों नहाया करते थे, जिससे नवाब साहब को एक ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था और वो बीमारी थी जलोदर। दोस्तों, जब नवाब आसिफुद्दौला की माँ बहू बेगम को अपने इकलौते बेटे की लाइलाज बीमारी की खबर लगी तो माँ तुरंत फैजाबाद से लखनऊ आ गई। आपको बताऊं कि माँ और बेटे में जिंदगी भर कभी नहीं बनी, हमेशा मनमुटाव रहता था। पर अंत में
दोनों ने एक दूसरे की गलतियों को माफ कर दिया और नवाब और बहू बेगम जब भी एक दूसरे से मिलते, माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता और नवाब भी अपने आप को संभाल नहीं पाते। दोस्तों, कहा जाता है ना कि जिंदगी की कीमत तब पता चलती है जब जिंदगी हाथ से जाने लगती है और तब एहसास होता है कि जिंदगी नफरत का नहीं, मोहब्बत का नाम है। तो आखिरकार 21 सितंबर 1797 को दोपहर में लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच नवाब आसिफउद्दौला ने 49 साल की उम्र में हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तो दोस्तों, ये थी अवध के चौथे नवाब आसिफउद्दौला से जुड़ी बातें। अवध के बाकी नवाबों के बारे में मैं बताऊंगा आपको अपने अगले एपिसोड्स में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हाँ, देखते रहें वाह नवाब वाह।